हाय स्टूडेंट्स, मैं जगबंधु पाल एन आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से आज आप लोगों के सामने एक दो व्यंजक दिखाने जा रहे हैं। ये व्यंजक हैं वैद्युत विभव से। तो देखिए, वैद्युत विभव इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। वैद्युत विभव का परिभाषा हम लोग देख चुके हैं और हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है? इकाई धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभव कहा जाता है। उसके लिए हम लोग इक्वेशन देखे थे, V बराबर W/Q0। ये हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। अब देखिए, इसके आधार पर हम लोग देखेंगे व्यंजक। तो व्यंजक क्या है? देखिए, इससे पहले जो इस इक्वेशन में जो डायग्राम बनाए थे उसी डायग्राम के आधार पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए, व्यंजक क्या है? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। इसका मतलब क्या है? किसी बिंदु आवेश हम लोग क्या लेंगे? बिंदु आवेश यानी Q0। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक हमको दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं डायग्राम में। तो देखिए, जब भी हम लोग व्यंजक देखेंगे तो सबसे पहले फॉलो क्या करना होगा? डायग्राम। फिजिक्स में जब तक डायग्राम समझ में नहीं आएगा तब तक आपका व्यंजक भी बहुत कठिन हो जाएगा। व्यंजक बनेगा ही नहीं, लैंग्वेज भी नहीं बनेगा, उसके आगे व्यंजक कैसे आ रहा है वो भी दिक्कत होगा। तो सबसे पहले फिजिक्स में क्या ध्यान देना होगा? आपका डायग्राम। फिजिक्स में 12th क्लास के फिजिक्स में 70% जो सवाल है, तो 70% सवाल में क्या है कि आपका डायग्राम पर डिपेंड करता है कि डायग्राम सही आपका सवाल आ रहा है। तो जब तक आपका डायग्राम समझ में नहीं आएगा तब तक आपका सवाल भी बनना बहुत कठिन हो जाएगा। तो देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी बहुत सारे डायग्राम मिलेगा। उसके बाद मैग्नेट में घुसेंगे, मैग्नेट में बहुत सारे डायग्राम मिलेगा। उसके बाद ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में लगभग सब डायग्राम है, जैसे दर्पण है, प्रिज्मा है, सब कुछ आपका डायग्राम सही आपका व्यंजक आएगा। तो फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा डायग्राम कि डायग्राम कैसे बन रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि डायग्राम कैसे है। डायग्राम भी रट्टा मार जाता है। रट्टा मारने से देखिए, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है रट्टा जो मारता है। रट्टा मारने से आपका हाई मार्क्स कभी नहीं आएगा। पास हो सकता है, पास कोई बड़ी बात थोड़े है कि 23 नंबर 70 में 23 नंबर एकदम सिंपल बात। 3 को लॉन्ग रट्टा मार लीजिए जो गैस क्वेश्चन से फंस जाता है। जैसे 2020 में 3 गो लॉन्ग आ चुका है, जैसे 3 गो लॉन्ग अधिकतर टीचर जो गैस कर चुका था। पहला लॉन्ग सवाल क्या था? साइक्लोट्रॉन, जो प्रारूप में भी डाला था। दूसरा था ट्रांसफार्मर भी आ चुका है, और फ्रिंज की चौड़ाई ऑप्टिक्स से। देखिए, ये 3 को जो सवाल था अधिकतर टीचर झारखंड बोर्ड में ये 3 को क्वेश्चन गैस कर चुका था। अब देखिए, 2021 के लिए अगर सिलेबस नहीं घटेगा तो 21 के लिए लॉन्ग सवाल में अधिकतर टीचर अभी से गैस कर चुका है। कौन कौन सवाल? यूनिट 1 से आपका ऊर्जा घनत्व वाला, यूनिट 2 से आपका व्होल्टेज ब्रिज, और ऑप्टिक्स से आपका फ्रिज मतलब वाला। ये 3 को क्वेश्चन अगर सिलेबस छोटा नहीं करेगा तो, अगर छोटा कर दिया तो आपका पैटर्न चेंज हो सकता है, तब गैस करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वैद्युत विभव में। तो वैद्युत विभव हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? एक स्रोत आवेश। स्रोत आवेश को हम लोग किससे सूचित करते हैं? जो स्रोत आवेश क्या है? जो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ये हम लोग इससे पहले वाला क्लास में देख चुके हैं। तो देखिए, एक स्रोत आवेश हम लोग किससे सूचित करते हैं? BQ से। इसका देखिए, स्रोत आवेश की जो त्रिज्या है, स्रोत आवेश का जो त्रिज्या है, त्रिज्या को हम लोग क्या लेंगे? R। क्या लेंगे? R। ये पॉइंट को हम लोग इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या लेते हैं? B पॉइंट। यहां से अनंत दूरी पर इकाई धनावेश Q0 को रखा गया है। तो देखिए, Q0 इकाई धनावेश को हम लोग कहां पर रखे? अनंत में। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो ये पॉइंट हम लोग क्या लिए थे? A पॉइंट। क्या पॉइंट लिए थे? ये पॉइंट को A पॉइंट। अब देखिए, ये पॉइंट को हम लोग क्या लिए थे? ये पॉइंट को लिए थे B पॉइंट। अब देखिए, A बिंदु से B बिंदु तक
आवेश को लाने में क्या क्या कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव। तो V बराबर क्या हम लोग देखे थे, W/Q0। वही वाला इक्वेशन आज भी अप्लाई करेंगे जो हम लोग इससे पहले जो पढ़े हैं वही वाला। इसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन मेथड के सहारे इसको हम लोग व्यंजक निकालेंगे। इंटीग्रेशन मेथड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 11वीं क्लास में भी कैलकुलस फिजिक्स में थोड़ा देख चुके हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले क्या करना होगा आपका, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वही वाला अधिकतर अप्लाई हो जाता है आपका इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन दो पार्ट में होता है, एक इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन और एक डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो देखिए इनडिफाइनाइट वाला जो फॉर्मूला आता है वही वाला फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन का नियम जो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, क्या देखे हैं कि कोई भी बड़ा सा भाग है, पूरे भाग का एक ही बार में हम लोग मान नहीं निकाल सकते, उसके लिए एक छोटा सा भाग लेना अनिवार्य लेना ही होगा, नहीं तो मान आपका नहीं आएगा। तो देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कुल काट एक ही बार में निकालेंगे इंटीग्रेशन मेथड से, तो आपका नहीं आएगा। तो क्या करना है, एक छोटा सा भाग लेना होगा, छोटा सा भाग को हम लोग जोड़ कर देंगे। इंटीग्रेशन में इसका होता है जोड़ना। अब देखिए छोटा सा भाग हम लोग क्या लेंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, सी पॉइंट। क्या लेंगे, सी पॉइंट। तो ये स्रोत आवेश से इसकी दूरी को हम लोग कुछ मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे जी, Q0 के बीच की दूरी हम लोग x मान के चलेंगे। फिजिक्स है, फिजिक्स में हमेशा मान के चलता है, लेकिन जो मान के चलता है बात उसी के आधार पर आपका व्यंजक भी आ जाता है, जो प्रैक्टिकली दिखा दिया वो बिल्कुल सही है। अब देखिए ये अल्प दूरी को क्या लिख सकते हैं, बोलिए। जो पूरा दूरी x है तो अल्प दूरी क्या आएगा, 11th क्लास में भी हम बता चुके हैं, dx। d मीन्स क्या होता है, डेल। डेल मीन्स क्या होता है, अल्प। अल्प डेल 3 प्रकार का होता है जो हम बता चुके हैं। ये है छोटा डेल, ये है मिडिल डेल, ये है सबसे बड़ा डेल। छोटा डेल जहां पर यूज हो रहा है उसके बाद एक ही सवाल में छोटा डेल से बड़ा डेल क्यों जा सकते हैं, लेकिन बड़ा डेल से छोटा क्यों रहता है हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये डेल यूज करने का ढंग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब अल्प दूरी क्या आएगा, dx। अल्प दूरी क्या आएगा, dx। अब देखिए ये अल्प दूरी का जब काट हम लोग निकालेंगे तो आप इंटीग्रेशन मेथड से पूरे के काट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही है आपका डायग्राम। तो डायग्राम मेरा बन गया। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है बोलिए तो, जो कूलम के नियम के आधार पर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, दो समान आवेश रहेगा तो एक दूसरे को वो विकर्षित करेगा, यानी विकर्षण करेगा। जब बी जातीय आवेश रहेगा तब एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा आपका विकर्षण, और पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षण। तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, बाहर की तरफ। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव क्यों है को हम लोग ला रहे हैं, लेकिन ये अपने से आएगा नहीं, वो विकर्षण बल लगाएगा बाहर की ओर। जब बल लगाएगा ये आवेश बाहर की ओर, इसका मतलब यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, यहीं पर आपका समझने वाला पॉइंट है। यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान होगा 180 डिग्री। ये 180 डिग्री कैसे आया हम लोग बता सकते हैं, चलिए सोचिए 180 यहाँ पर कैसे आएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या हम लोग दे सकते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त आया मेरे रूम में, उसको हम खींच रहे हैं मेरे रूम की ओर, लेकिन मेरा दोस्त क्या बोल रहा है कि तुम्हारे रूम हम नहीं घुसेंगे, वो भाग रहा है अपने घर की ओर और हम पकड़ के उसको मेरे रूम की ओर खींच रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, एक दूसरे के बीच एंगल का मान कितना आएगा, हम खींच रहे हैं मेरे रूम की ओर, मेरा दोस्त भाग रहा है अपने घर की ओर, तब एंगल आएगा 180 डिग्री। समझ में आ गया, जरूर आ गया होगा ना। चलिए फिजिक्स जो है ये कॉमेडियन सब्जेक्ट है, जितना देखिएगा फिजिक्स एकदम, फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट भी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचता है फिजिक्स बहुत कठिन लगता है। कठिन कहां पर है कि पहला बात थोड़ा दिमाग वाला सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना होगा। जब आपका दिमाग सेट हो गया फिजिक्स में, तो फिजिक्स से जैसा कोई आसान सब्जेक्ट है नहीं, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा, मैथ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जैसे 10th क्लास में मैथ आप लोग पढ़ चुके हैं, 10 में अधिकतर स्टूडेंट 100 में 100 लेकर आता है, मेरा भी 98 था उस जमाने में 2006 में। तो चलिए अभी जो ज्यादातर स्टूडेंट क्या आता है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आता है, जब पूछते हैं बाबू तुम्हारा मार्क्स कितना है, सर 100 है,
तो हम भी सोचते हैं स्टूडेंट पढ़ने में तेज है। 100 जिसका मैट्रिक में अभी आ रहा है, इसका मतलब वो स्टूडेंट बिल्कुल पढ़ने में तेज है, कोई शौक नहीं। अब देखिए फिजिक्स को आसान बनाने के लिए एक तरीका है, वो आपको मैथ को फ्लो करना होगा। मैथ अगर आपको पकड़ में आ गया तो फिजिक्स कुछ नहीं है। जैसे हम भी आए हैं फिजिक्स में, फिजिक्स मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, लेकिन 10th क्लास में मेरा भी सब्जेक्ट था, वो है मैथ। हम भी सोचे थे कि मैथ पास करेंगे, लेकिन आ गए हम फिजिक्स में। जब इंटर में देखे कि फिजिक्स में क्या है, तो देखे दुनिया में जितने सारे चीज देख रहे हैं, जिस संसार में जिधर हम ताक रहे हैं, सब कुछ फिजिक्स से नजर आ रहा है। तब हम सोचे भाई मैथ में जाके हम क्या करेंगे। मेरे घर में विद्युत बल्ब है, आयरन है, एलसीडी है, फैन है, फ्रिज है, सब सब्जेक्ट देख रहे हैं मेरे फिजिक्स में आ रहे हैं। बरसात के दिन में वज्रपात हो रहा है तो देख रहे वो अभी फिजिक्स में आ रहा है। तब हम सोचे भाई मैथ में जाने से कोई फायदा मेरे लिए नहीं होगा, तब हम आ गए फिजिक्स में। अब देखिए आप लोग के सामने दिखा रहे हैं फिजिक्स। देखिए फिजिक्स कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचता है कि फिजिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ नहीं है। जो आप देख रहे हो तो फिजिक्स है। क्या आप रूम में बैठे हुए हैं, आपके हाथ में अभी क्या है, मोबाइल है, तो मोबाइल कौन सब्जेक्ट में आ रहा है, वो भी आपका फिजिक्स है। आपके ऊपर में देखिए सीलिंग फैन घूम रहा है या टेबल फैन है, कोई भी फैन है आपके रूम में, कौन समझ में आता है, फिजिक्स है। तो आपके सब कुछ आप देख रहे हैं कि फिजिक्स, तो फिजिक्स आपके लिए हार्डली काम करे, कहीं हार्डली नहीं है, लेकिन आपका सोच गलत है। अगर सोच रहे हैं कि फिजिक्स हार्ड है तो आपका बिल्कुल सोच गलत है। सोच को थोड़ा चेंज करिए। देखिए फिजिक्स कुछ नहीं है। अब देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर पकड़ में आ गया 180 डिग्री। अगर हम जा रहे हैं पूरब की ओर और मेरे पीछे मेरा दोस्त भी जा रहा है पूरब की ओर, तब दोनों के बीच का एंगल का मान कितना आएगा, एंगल का मान आएगा 0 डिग्री। जब दोनों एक ही दिशा के अनुदिश है तो थीटा का मान आएगा 0 डिग्री। जब हम जा रहे हैं पूरब की ओर, मेरा दोस्त जा रहा है उत्तर की ओर, तब दोनों के बीच का एंगल आएगा कितना, 90 डिग्री। यह सब पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका डायग्राम पकड़ में आ गया। अब इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे। डायग्राम से एक परिभाषा बनेगा, परिभाषा रटने का कोई भी जरूरत नहीं है। बनाइए परिभाषा। कैसे बना सकते हैं, जो देख रहे हो उसी को बोलिए परिभाषा। क्या देख रहे हैं, इकाई धनावेश कहां पर है, अनंत में है, कितना दूरी पर, एक दूरी पर है। ये क्या देख रहे हैं, स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश की त्रिज्या क्या है, r है। तो देखिए माना इकाई धनावेश q0, देखिए लैंग्वेज कैसे बन रहा है। माना इकाई धनावेश q0 इसी स्रोत आवेश q से x दूरी पर अनंत पर स्थित है। माना स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र का त्रिज्या स्मॉल r है। पकड़ में आ गया है। क्या बोले कि माना इकाई धनावेश q0 इस स्रोत आवेश q के q स्रोत आवेश q से x दूरी पर अनंत पर स्थित है। माना स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र के त्रिज्या स्मॉल r है। अल्प दूरी पूर्णविराम के बाद भी लिखेंगे अल्प दूरी डेल x। डेल x के लिए क्या गया, अल्प काट। अल्प काट क्या आएगा, अल्प काट देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, डी w। काट बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। देखिए बल कौन सा राशि में आएगा जी, बल एक सदिश राशि है और विस्थापन भी एक सदिश राशि है। तो देखिए दो सदिशों का अदिश गुणनखंड एक अदिश राशि होता है। ये 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर ऊपर में है सदिश, वो चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा f dx इंटू cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान हम लोग पहले देख चुके हैं। थीटा का मान कितना है, 180 डिग्री। cos 180 का मान बोलिए, हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। बहुत रट्टा मार रहे हैं 10th क्लास में आप लोग। चलिए बोलिए, देखते हैं आप लोग का कितना दूर याद है। 10th क्लास में सब बोलिए आप लोग ना, उतना दिन हो गया, अगले साल पढ़े थे, अब 1 साल हो गया 10th पास। देखिए cos 180 का मान होता है -1। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं -f इंटू dx। यहाँ पर लिख देंगे
क्योंकि cos 180 का मान क्या होता है -1 डेल DW इक्वल टू, ये समीकरण हम लोग क्या ले लेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए आगे यहां पर देखिए दो आवेश है BQ तथा Q0 स्मॉल Q0। अब देखिए कहीं पर भी दो आवेश हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा नियम पढ़ते हैं, कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाटे R²। तो देखिए उसी के आधार पर यहाँ पर भी बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, देखिए आवेश BQ, क्या लिखेंगे, आवेश BQ तथा स्मॉल q के मध्य लगने वाले कूलम, लगने वाले क्या है बोलिए, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2। Q1 के बदले क्या होगा, BQ लेंगे, BQ इनटू क्या लेंगे वहां पर, दूरी क्या है यहाँ से यहाँ की दूरी x, तो x का स्क्वायर। एक कूलम का नियम हम लोग जानते हैं, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युत। इसका मतलब कूलम ने जो सिद्धांत दिया था और मुक्त आकाश में दो बिंदु आवेश को लेकर वो सिद्धांत को दिया था। तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव हम लोग क्या जानते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव विकर्षण, पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षण। अब देखिए ये आ गया मेरा इक्वेशन, इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं। फिजिक्स में इक्वेशन मानने का कोई नियम नहीं है, लाइन बाय लाइन इक्वेशन मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में f का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या बन जाएगा, बोलिए, DW क्या आएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q0 बाई x², क्या है dx। इसको समीकरण हम क्या करेंगे, समीकरण 3। अब क्या करेंगे बोलिए, ये आप कहां पर है, अनंत है में, अनंत से विद्युत क्षेत्र यहां से दूरी क्या है r तक क्या गया कुल कार्य। तो क्या होगा बोले, तो यहां पर लिख सकते हैं कि अनंत से, जो कि अनंत से r तक, अनंत से r तक क्या गया कुल कार्य, क्या गया। अब देखिए जब कुल कार्य निकालेंगे तब क्या निकालेंगे बोले, तो जब हल प्रकाश था तब हम लोग क्या लेते हैं, डी लिए थे, यानी डेल। जब कुल निकालेंगे यहाँ से यहाँ पे ए से बी बिंदु तक कुल कार्य निकालेंगे तब क्या आएगा, बीटा। इंटीग्रेशन मेथड हम लोग लेंगे। इंटीग्रेशन मेथड क्या है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। लोअर लिमिट हम क्या लेंगे, अनंत, कहां से कहां तक, उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट कहां पर, ये वाला दूरी क्या है r, तो ये r बिंदु तक है, तो अपर लिमिट हम लोग क्या लेंगे r, और dw का हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन। dw का मान मिटा दीजिए समीकरण 3 से, तो क्या आएगा देखिए, इन्फिनिटी टू r क्या है, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q × Q0 बाई x × dx। अब देखिए इंटीग्रेशन हम लोग 11th क्लास में कैलकुलस थोड़ा पढ़ चुके हैं, अब हम लोग सेकंड ईयर में भी पढ़ रहे हैं, अभी आप लोगों का साथ कैलकुलस चलता होगा। अब देखिए इंटीग्रेशन में क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, जो वेरिएबल टर्म है अनवेरिएबल में आएगा क्या, जो जिसके साथ छोटा टर्म नहीं हो। छोटा टर्म किसके साथ है, x के साथ। देखिए छोटा टर्म किसको किससे इंडिकेट करते हैं, वो d से, यानी डेल से इंडिकेट करते हैं। जहां पर डेल है उसी के सापेक्ष में जो रहेगा उसका इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। उसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा बोलिए, तो ये बायोलॉजी के लिए, इतने सारे स्टूडेंट का बायोलॉजी है, मैथ नहीं है, उन लोग के लिए थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी के लिए इंटीग्रेशन थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो टफ नहीं है, सिंपल है।
लेकिन क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला बायोलॉजी के लिए थोड़ा याद रखना होगा, जो कि आप लोगों के पास मैथ नहीं है ना, इसलिए क्या करना होगा कि आप लोग थोड़ा फॉर्मूला करेक्ट कर लीजिए, वो फॉर्मूला याद रखिए, नहीं तो फिर फिजिक्स बायोलॉजी के लिए बहुत टफ हो जाएगा। अब देखिए बाहर आ जाएगा क्या, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इनटू p0, अंदर में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r, क्या है ऊपर में dx, नीचे क्या है x स्क्वायर। अब देखिए इसका होगा इंटीग्रेशन, क्यों, जो x के सामने इतनी छोटा टर्म है। अब देखिए इसका फॉर्मूला, ये मैथ वालों के लिए सिंपल है, लेकिन बायोलॉजी के वालों के लिए हम थोड़ा बता देते हैं। क्या मैथ वाले बोलिए, मैथ वालों के लिए दिखाने की जरूरत है, डायरेक्टली हम मान पुट कर देंगे। क्या होगा बोले तो मैथ का स्टूडेंट सब बोलिए, -1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x। लेकिन बायोलॉजी के लिए थोड़ा समझने वाला आ गया कि कहां से आ गया -1/x। देखिए जितने सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखिए, देखिए ये फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन का, ये फॉर्मूला शायद पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन n क्या है, ये नंबर है dx। अब देखिए इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, तो इसका फॉर्मूला क्या देख लेते हैं, ये किस फॉर्मूला होता है, इस पोजीशन में इंटीग्रेशन दो भाग में आता है, एक इनडिफाइनेट, एक होता है डिफाइनेट। डिफाइनेट में अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान होता है, उसको बोलते हैं डिफाइनेट, जिसका निश्चित मान होता है कि कहां से कहां तक हम काट कर रहे हैं, तो अनंत से डी बिंदु तक उसके रेडियस तो एक निश्चित मान है। लेकिन जहां पर आपका मान दिया हुआ नहीं रहेगा तब उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन दो पार्ट में होता है, एक इनडिफाइनेट और एक होता है डिफाइनेट। अब देखिए ये फॉर्मूला, 1n+1 बटे n+1 प्लस क्या है c, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। इसके आधार पर बहुत सारे पहले आगे भी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। आप देखिए ये जो है इसके आधार पर ये वाला मैथ हमने करा है, देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट अभी छोटा है, अभी इसी के आधार पर फॉर्मूला के आधार पर इसको हम ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए 1/x² जो है dx, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x का पावर -2, इसको ऊपर कर दिए, इसी के आधार पर फॉर्मूला में बैठाएंगे तो क्या आएगा बोले तो x का पावर -2 + 1, फिर -2 + 1 प्लस c क्या है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, नियतांक, जिसका निश्चित मान नहीं रहेगा उसका एक नियतांक हम लोग मान के चलेंगे। आप देखिए यहाँ पर x का पावर क्या हो जाएगा -1 और नीचे क्या होगा -1 + c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे -1 ये x का पावर -1 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा x का प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस है इसको पहले लिख दिए बस। इसका मतलब क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया -1/x। ये मैथ वाले के लिए कोई टेंशन नहीं है, जितने सारे स्टूडेंट का मैथ है, मैथ के लिए तो सिंपल है, डायरेक्टली बैठा देगा। लेकिन बायोलॉजी के लिए जितने सारे स्टूडेंट का बायोलॉजी है, मैथ नहीं है, उन लोगों के लिए थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिए। ये कैसे आया आप लोग आगे वाले टॉपिक में और सारे हम बताएंगे सिस्टम। और बायोलॉजी जितने सारे स्टूडेंट हैं तो उन लोग के लिए बोल रहे हैं थोड़ा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला थोड़ा याद रखिए, इसके आगे भी हम जितने सारे क्लास लेंगे वो फॉर्मूला थोड़ा याद होगा और अप्लाई भी हम करेंगे। अब देखिए डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देते हैं -q × q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 -1/x। यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट इसको बोलते हैं, लोअर लिमिट इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो बाहर में है वो बाहर में रहेगा q × k0 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। ये जो x देख रहे हैं ना, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस से एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये जो है 1/x
एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे क्या है आर 1/r फिर माइनस देंगे। हर एक सवाल में माइनस आएगा। जितने सारे इंटीग्रेशन मेथड में पढ़ेंगे अपर लिमिट पुट करने के बाद तो हमेशा माइनस आएगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर क्या करेंगे 1/∞। अब हम लोग क्या जानते हैं जी 1/∞ का मान आप लोग 1 क्लास सभी पढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि 1/∞ इज इक्वल टू क्या होता है 0। 1/∞ का मान क्या होता है 0। अब क्या होगा q इंटू Q0 4πε0 यहाँ पर क्या आएगा 1/r। इसको हम लोग सजा के लिख सकते हैं 1/4πε0 q इंटू Q0/r। ये आ गया मेरा कुल कार्य। अब हम लोग क्या करेंगे वैद्युत विभव का व्यंजन हमको दिखाना है। तो वैद्युत विभव हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं इक्वेशन, जिसके पहले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। वैद्युत विभव से क्या लिखेंगे अतः वैद्युत विभव से V बराबर क्या जानते हैं W/Q0। तो W का मान पुट करें क्या है 1/4πε0 q इंटू Q0/r। फिर एक नीचे Q0 है। आप देखिए क्या कैंसिल होगा Q0 कैंसिल, तो मेरा क्या बचा B इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। ये आ गया मेरा व्यंजक। जो सवाल था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। इसका मतलब एक्सप्रेशन जो दिखा था ये हम एक्सप्रेशन दिखा दिए। अब ये व्यंजक आप लोग याद रखिएगा। इसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे आगे न्यूमेरिकल। इसके आधार पर न्यूमेरिकल भी बनेगा। 1/4πε0 का मान हम लोग पहले से जानते हैं 9 × 10⁻9। अब देखिए Q का मान दिया रहेगा, V का मान दिया रहेगा, तो हमको विभव निकालना है। आराम से निकल जाएगा। तो ये व्यंजक याद रखिएगा। अब आगे हम देखेंगे न्यूमेरिकल।